हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी दोस्त रुकैया और ये है मेरा यूट्यूब चैनल रुकैया कुरैशी। ठीक है। और थोड़ा सा आपको वीडियो के लिए इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और आज हम पढ़ाएंगे अपना न्यू लेसन 9th क्लास का, क्या आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो उसको अब हम शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम अपना शुरू कर रहे हैं फर्स्ट हेडिंग, जिसका नाम है परमाणु। परमाणु यानी आइटम्स। ठीक है। हमने फर्स्ट में जो पहले पढ़ा दिया था, क्या पढ़ा दिया हमने, यौगिक पढ़ा दिए, तत्व पढ़ा दिए, तो बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाए थे, तो आप उसको खुद एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। तो अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ परमाणु। परमाणु के लिए जैसी आई तो एक थ्योरी प्रतिपादित हुई, यानी एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था महर्षि। ठीक है, कन्नड़ करके। तो उन्होंने कहा कि परमाणु जो है यानी आइटम जो है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है। कोई भी पदार्थ, मान लो अगर ये कोई पदार्थ है तो इसका सबसे छोटा भाग ये जो है ये परमाणु है। ठीक है। और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है। और हम इसको छोटे और इससे छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। ये हमारी थी महर्षि कन्नड़ की। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा ये घर है, ठीक है, जो किससे बना होता है, छोटी छोटी ईंटों से। प्रत्येक ईंट यानी ईच ईंट को मैंने बोल दिया, ब्रिक्स को क्या कह दिया, बेसिक यूनिट ऑफ पदार्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, आइटम कहते हैं। अब मैं कह रही हूँ मैं आइटम को इससे नीचे नहीं तोड़ सकती हूँ। तो ये थ्योरी जो हो गई, जब उन्होंने कहा कि इससे नहीं नीचे तोड़ सकते, तो ये थ्योरी जो हो गई वो यहीं गलत हो गई। क्योंकि अब जो फिर जब कोई थ्योरी देता है साइंस में, तो वो क्या होता है, जैसी थ्योरी आती है तो सारे साइंटिस्ट उसमें रिसर्च करने लग जाते हैं कि ये सही है या नहीं। तो अब जो आधुनिक थ्योरी है वो कहती है कि आइटम से भी छोटे 3 भाग होते हैं। ठीक है। आइटम भी 3 भागों में टूट सकता है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन ये जो होता है ये उदासीन होता है, ना इसमें प्लस होता है ना इसमें माइनस होता है। इनसे छोटे में ये नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन आइटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं कोई भी पर्यावरण में। अब हमारा जैसे ये है हमारा क्या, कोई पदार्थ का अंदर का एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा कक्षा यानी ऑर्बिटल में घूमते हैं, ऑर्बिट में। और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ घूमते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमेशा इसके कहाँ रहते हैं, केंद्रक यानी सेंट्रल पार्ट में। ठीक है, इतना समझ में आया कि क्या कहते हैं, और आइटम जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, ये टूटते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई भी आइटम की एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है और ये अपने ऑर्बिट यानी कक्षाओं में गोल गोल चक्कर लगाता है। इन ऑर्बिट का भी एक वो होता है 288 करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, वो हम आगे पढ़ेंगे। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो हमेशा किसमें रहते हैं, पॉजिटिव जो होता है वो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, वो उदासीन होता है। ये दोनों जो होता है केंद्रक में रहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या आती है हमारे पास, परमाणुओं के प्रतीक। अब इस लेसन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें प्रतीक पता होने चाहिए कि प्रतीक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब हेडिंग, परमाणु प्रतीक या चिन्ह। ठीक है, प्रतीक होना तो यही चाहिए, परमाणुओं के प्रतीक। मेरे ख्याल से प्रतीक ये होते हैं, जो भी होते हैं। ठीक है, परमाणुओं के प्रतीक। अब प्रतीक मतलब क्या होता है, हमारे केमिस्ट्री में सारे मॉलिक्यूल्स के जो परमाणुओं के तत्व होते हैं उनको हमने, जैसे आपके घर के नाम अलग होता है तो निकनेम में
आपको कुछ और बोलते होंगे और आपके स्कूल का नाम कुछ और होगा, ठीक है। तो उसी तरह हमने भी अपने जो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम एकदम से बोल सके, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, उन तत्वों के नाम लिख दिए, जैसे एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आपको पता होगा बहुत कॉमन होती है, हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है, जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। ये सारी चीज़ों के हमारे को अब प्रतीक भी पता होने चाहिए। प्रतीक मतलब होता है उनके सिंबल, ठीक है। सिंबल में जैसे मैंने नाइट्रोजन के मैं लिख रही हूँ यहाँ, हाइड्रोजन को हम बोलते हैं क्या, H। ऑक्सीजन को बोलते हैं O। नाइट्रोजन को N। सल्फर को, जो प्रतीक होते हैं ज़्यादातर के उन्हीं के नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट होते हैं, वह कुछ कुछ के नहीं भी होता है, तो ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। सल्फर के क्या होते हैं, एस, ठीक है। सल्फर का एस हो गया। बेरियम का लिख देते हैं ठीक है, बेरियम का होता है Br। बोरॉन का होता है, ठीक है, बोरॉन का B। आयोडीन का लिख देती हूँ I, ठीक है। और आगे मैं इनको बताती रहूँगी, ठीक है। अभी और लिखती हूँ, मेरे हाथों से थोड़ा टेढ़ा पड़ रहा है, तो इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं बननी है। मैग्नीशियम, ठीक है, इंग्लिश में ही लिख देती हूँ, Mg। सोडियम, Na, ठीक है। जिंक, Zn। इंग्लिश में है, एक से फ्लो में आ जाती है राइटिंग, हिंदी में है थोड़ी दिक्कत कर रही है। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया। अब हमारा है, इतना ही कर देता है, आगे के और प्रतीक बताऊंगी, तो ये आपको प्रतीक जो है वो याद रखने होंगे, इसके मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक द्रव्यमान यानी मास, ठीक है। एटॉमिक मास लिख देती हूँ मैं यहाँ, परमाणु द्रव्यमान मान, ठीक है। अब हमारा मास क्या होता है, ठीक है, कि कोई भी पदार्थ हो XYZ, ठीक है, A से XYZ कोई भी पदार्थ हो, उसमें उपस्थित जो परमाणु होते हैं उनका एक पर्टिकुलर वेट होता है, ठीक है। जैसे एक बस में आप जा रहे हैं, मान लीजिए बस है, ठीक है, इसमें हर जो पैसेंजर है उनका एक पर्टिकुलर वेट होता है, तो इस बस का वेट, एक तो अपना वेट प्लस पैसेंजर का वेट, ठीक है, ये मान लो पैसेंजर है, तो यही इसका वेट जो होगा ये इसका द्रव्यमान कहलाएगा। उसी तरह कोई भी तत्व हो तो उनका क्या होता है, अपना एक उसमें उपस्थित परमाणुओं का द्रव्यमान होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ मैं H2O। अब हमारे पास क्या है, पानी, ये फॉर्मूला किसका होता है, हमारा पानी यानी वाटर का, ठीक है। पानी में क्या आता है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। ये जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कितने मॉलिक्यूल,
हाइड्रोजन के आगे 2 लगाया, यानी 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में कुछ नहीं लगाया तो 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा, जैसे हाइड्रोजन का मुझे पता है जस्ट वही है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1 और इसका क्या होता है 16 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इनका क्या होता है H2O का क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस 16, तो 2 प्लस 16 यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या, द्रव्यमान क्या होगा, ये होगा हमारा 18। 2 इसका हो गया, 1 इसका होता है, 1 इंटू 2 कितना होता है 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, हमें पता है 1 जिसी से भी इंटू होता है वही आता है। ठीक है, जैसे 2 1 जा 2 प्लस 16 क्या है 16 है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के आगे 1 है तो 16 1 जा 1 भी करेंगे तो हम 16 1 जा 6 यानी 2 प्लस 16 यानी 18। ठीक है, इसमें मैं एक बार और फिर से बता देती हूँ, किसी भी तत्व में उसमें उपस्थित परमाणुओं का जो मास होता है, यानी उसमें उपस्थित जो भी आइटम्स होते हैं उसी को उसका क्या होता है एटॉमिक मास कहते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब हर चीज को नापने की एक इकाई होती है। ठीक है, मतलब उसका मेजरमेंट, हर क्वांटिटी कितनी है, मेजरमेंट कितना है, उसके लिए हमारे को एक इकाई यानी इकाई का यूज करना होता है मापने के लिए। तो इसकी इकाई, जैसे हम चावल लेने जाते हैं मार्केट में तो हम क्या कहते हैं 1 किलो, 1 केजी। ठीक है, 1 ग्राम। ठीक है, 1 तोला। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं इकाई होती है, पर आइटम्स इतने छोटे होते हैं हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, तो उनका वेट कितना छोटा होगा ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग ही साइंस ने यूनिट बनाई है जिसको कहते हैं AM और U। AMU, AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। A फॉर होता है सिंपल है, A से आ जाएगा एटॉमिक, M से आ जाएगा मास यानी द्रव्यमान, U से आ जाएगा यूनिट। अब इसको जैसे हम घर का नाम और बाहर का नाम वाली थ्योरी ले लेते हैं, इसका मान लो ये फुल नेम है तो आजकल शॉर्टकट का ज़माना है निकनेम का, तो इसका को हम यू से भी दिखाते हैं। यू का मतलब होता है यूनिफाइड। ठीक है, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। ठीक है, इसका अब एक यू किसके बराबर होता है एटॉमिक मास। ठीक है, एक यू थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, मैं आपको इसको लिखकर भी बताऊंगी। एक यू मतलब होता है कि कार्बन, अब कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजन है तो हम आगे वाली हेडिंग में कवर करेंगे, समस्थानिक और संभाविक। तो वैसे ही कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं 12 और 14 वाला। तो ये कार्बन के 14 के वेट के 1/12 के बराबर होता है, यानी 1/1 का भी 1/12वां भाग के बराबर होता है इसका वेट। ठीक है, कार्बन का मान लो 12 है तो ये 12 का भी 1 का 1 वाले हिस्से का 1/12 भाग के बराबर होता है। ठीक है, मैं लिख कर बताती हूँ, इसका थोड़ा सा ये क्या है कंफ्यूजिंग है। एक यू यानी एक यू यूनिफाइड मास। ठीक है, क्या होता है कार्बन 12 के, मैं अपने भाषा में बता देती हूँ जिससे क्या होता है चीजें इजी हो जाती है मेरे लिए। कार्बन 12 1/1 परमाणु। ठीक है, इसका भी 1 के 1/12वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, पर होता है। थोड़ी राइटिंग गंदी हो गई है क्योंकि मुझे थोड़ी सी हाथ में लिखने में प्रॉब्लम आ रही। ठीक है,
तो ये क्या हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है। ये आपको समझ में आया कि कार्बन के 12 यानी C12 के 1/1 वाले एक परमाणु के, ठीक है, 1/12वें भाग के बराबर ये जो होता है हमारा इसका परमाणु द्रव्यमान की यूनिट होती है 1 U का मास। ठीक है, अब हमारे पास ये क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मैं उसका आंसर भी दे दूंगी। वैसे भी मैंने काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ मैं। अब क्या होता है एटॉमिक, अब रेगुलर बनाऊंगी। थोड़ा मुझे अपने असाइनमेंट बनाने थे इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। एटॉमिक मास, अब जो हमने बताया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो तो उनके प्रतीक थे, सिंबल। अब सिंबल के साथ उनका मास भी होता है, यानी पर्टिकुलर पर्सन का कुछ वेट होता है। ठीक है, वैसे ही जैसे हाइड्रोजन का मैं सिंबल लिख रही हूँ, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है, सॉरी 1 को मैंने पूरा बंद कर दिया, आप समझेंगे, 16, सल्फर, ठीक है, सल्फर का कितना होता है हमारा 32, कार्बन का कितना होता है हमारा 12, क्लोरीन का होता है हमारा 35.5, 35.5, ठीक है, और सॉरी सल्फर का 32, हाँ ठीक है। उसके बाद हमारा होता है मैग्नीशियम का होता है 24, आप देख लीजिएगा, ये मैंने प्रतीक यानी ये सब हमारे सिंबल। ये H जो है वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, O जो है ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर, C फॉर कार्बन, क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम, और ये हमारा सोडियम का होता है हमारा 23 यानी 23। हीलियम का होता है हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम का होता है हमारा 2, ठीक है। कैल्शियम का होता है हमारा Ca, कैल्शियम जो बोन में भी पाया जाता है 47। ये आपको जो है ये नोट करना काफ़ी ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके द्वारा आप अपने एटॉमिक मास को इजीली निकाल सकते हैं, जो मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं परमाणु यानी मॉलिक्यूल्स। पहले हम देखते हैं अणु। अणु कितने भागों में होते हैं, अणु 2 तरह के हम होते हैं हमारे, तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु। फिर हम अणु मतलब होता है हमारा मॉलिक्यूल। हम पहले पढ़ेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है, फिर तत्वों के मॉलिक्यूल और फिर यौगिकों के मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इसमें लिखते हैं हम तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु। तत्व और ये यौगिक मैंने आपको पहले बता दिए थे, ठीक है। अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये जो होते हैं छोटे छोटे अणुओं, 2 या 2 से अधिक, सिमिलर भी हो सकते हैं और कोई भी 2 अणु, ठीक है। आइटम जो होता है सबसे छोटा होता है, जब आइटम्स मिलता है 2 या 2 से, मान लो ये एक आइटम है, ये भी एक आइटम है, ये मिल रहा है, ये सिमिलर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, तो ये क्या बनाता है मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, पूरे इन्वायरमेंट में फ्री स्टेट में रह सकता है, ठीक है। और ये थोड़ा मतलब माइक्रोस्कोप से भी दिख सकता है, फ्री स्टेट में रहते हैं। जैसे O2, हम सांस लेते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ आइटम्स और दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ आइटम मिलता है तो बनाता है O2। और O2 क्या है, हमारा एक मॉलिक्यूल है। O2 जो होता है हम फ्री फॉर्म में रहते हैं, जिसको हम सांस लेने में यूज़ करते हैं। वैसे ही हमारा O3 भी, जब O2 के साथ एक और O मिल जाता है तो वो बना देता है हमारा O3, ठीक है। O3 जो होता है ओजोन के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल, तो वो क्या होता है ओजोन की लेयर बनाने में काम आता है। तो वैसे ही हमारे 2 या 2 से अधिक जब
आइटम्स मिलते हैं, सिमिलर भी मिल सकते हैं, अलग अलग भी मिल सकते हैं। सेम मिलेंगे तो वो तत्वों के होंगे और अलग अलग मिलेंगे तो वो यौगिकों के होंगे। फॉर एग्जाम्पल तत्वों के क्या होते हैं, H2, दो सिमिलर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल रहा है तो क्या बना रहे हैं, सेम तत्व बना रहे हैं H2। O2 का मैंने बता दिया था H2, सेम वही सल्फर के दो मिल रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन। अब यौगिकों के, यौगिक क्या होते हैं, अलग अलग तरह के, जिसमें क्या मिलते हैं, आइटम्स मिलते हैं एक साथ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पानी H2O, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SO4 और H2S, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये हमारा जल, ये हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड और ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का भी जैसे H2O का ही ले लेते हैं सिंपल। इसमें एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, तो ये अलग है, हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन का एक, तो ये क्या बना रहे हैं, हमारा H2O। तो यही हमारा क्या है, मॉलिक्यूल, पर किसका है, यौगिक का है, ठीक है। क्लियर हुआ। सेम ऐसे ही हम H2S का भी पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आयन यानी चार्ज, ठीक है। अब क्या है हमारी हेडिंग, आयन चार्ज। सिंपल ये है, कोई भी तत्व जो होता है या आइटम्स जो होता है उसमें कुछ चार्ज होता है, ठीक है। जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव और ये सॉरी नेगेटिव एंड पॉजिटिव के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी परमाणुओं का समूह, ठीक है। परमाणु यानी आइटम्स का ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर कोई चार्ज या तो माइनस है या प्लस है, वही हमारा क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। आयन में क्या होता है, मैं लिख देती हूँ, कोई भी परमाणुओं का समूह का ग्रुप या समूह, जो आप कहना चाहो, समूह जिसमें क्या होता है, कोई आवेश होता है, में कोई चार्ज होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा आयन कहलाता है, ठीक है। जैसे हम नेगेटिव आयन को हम हमेशा क्या कहते हैं, अब हम देखते हैं नेगेटिव को क्या कहता है और पॉजिटिव को क्या कहते हैं। नेगेटिव वाले को हम हमेशा कहते हैं एनायन। एनायन जहाँ होगा काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा यानी ऋणायन, ठीक है। और पॉजिटिव वाले को हम क्या कहते हैं, कैटायन जहाँ होगा यानी वो क्या होगा, धनात्मक को धनायन, ठीक है। आपको समझ में आया। अब इसमें क्या होता है, कोई भी परमाणु या परमाणु का समूह जिसमें कोई चार्ज होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। तो आयन हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में होता है। नेगेटिव वाले को हम कहते हैं अनायन और पॉजिटिव वाले को हम कहते हैं कैटायन, मतलब होता है ऋणायन, और पॉजिटिव मतलब होता है धनायन, ठीक है। मैं बेसिक बहुत ज़्यादा जो इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट है इस पार्ट में, ठीक है। इसकी सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी मैं जल्दी ही। अब बस हमारी बची है 2 हेडिंग्स, जिसमें हमारा है यौगिक की रासायनिक संरचना, ठीक है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी सी हिंट दे दी थी। मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है अभी, और मेरी वैसे राइटिंग थोड़ी सही है, ठीक है। रासायनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इंग्लिश में लिख देती हूँ, थोड़ा मतलब फ्लो में लिखा जा रहा है। स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, हाइड्रोजन, अब कौन कितने अणुओं से मिलकर बना है। जैसे H2O किससे, मैंने फॉर कह रही हूँ मैं, जब भी दो लगा होता है यानी ये क्या होता है, दो अणुओं से मिलकर बना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बना है 2 से, एक और एक 2,
और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है तो वो है 1। ठीक है, वैसे ही हमारा H2S सेम वही, हाइड्रोजन के आगे 2 लिखा है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, ये मिलकर बना रही है H2S। और H2O का अनुपात होता है 2:1, यानी 2 ये और 1 ये। ठीक है, और वैसे ही हम NaCl ले लेते हैं। NaCl क्या होता है, हमारा घर का नमक जो हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसे, जिसके आगे Na के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, Cl के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोराइड जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, NaCl। और इसमें हम ये देखेंगे जो Na होता है वो पॉजिटिव होता है और Cl जो होता है हमारा नेगेटिव होता है। जब भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है तो एक नया चीज़ का इन्वेंशन होता है। ठीक है, और पॉजिटिव हमें पता है, जैसे हम चुंबक में देखते हैं कि हमेशा 2 पॉजिटिव अपने आप को अलग करते हैं और जो अपोजिट पोल को अट्रैक्शन करते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है तो वो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये थोड़ी तो बहुत ज़्यादा फेमस है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलते हैं तो क्या होता है, वो अट्रैक्ट करते हैं, और जब सिमिलर चार्ज मिलते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कहते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास सेम वही होगा जो अभी हमारा एटॉमिक मास था, क्यूलर यानी अणुओं का द्रव्यमान। ठीक है, अणुओं के द्रव्यमान मतलब क्या होता है कि ये उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या, अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की संख्या में उपस्थित यानी जो भी प्रेजेंट है परमाणु की संख्या ठीक है, उपस्थित परमाणुओं की संख्या। अब मान लो हम अभी सिंपल ही ले रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, तो हमें पता है हमारा क्या है, H2O यही ले रहे हैं। इसमें क्या है, 2 मॉलिक्यूल क्या है हाइड्रोजन के, यानी 2 × 1 प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, ये क्या है 16। 2 1 सा 2 होता है तो 2 + 16 = आ गया हमारा 18। तो इसका क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, जैसे वैसे ही दे देता है H2S। हमें पता है हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 1 सा 1। ठीक है, एक होता है 2 चार्ज है तो H × 2 मतलब 2 × 1 क्या हो गया, और सल्फर का होता है हमारा 32, तो इसका जो होगा वो होगा 34 मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सेम वही हम ले लेते हैं NaCl, जो आप नमक खा रहे हैं, धावन वो सोडियम क्लोराइड, उसमें क्या होता है, Na का होता है हमारा 23, इसके आगे कोई चार्ज नहीं है, × 1 करेंगे तो 23 ही आ जाएगा। इसमें होता है 35.5 का 0.5 भी रहता है, 8 और 5, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा 58.5 AMU करके। ठीक है, इसको हम U भी कह सकते हैं, U मतलब होता है हमारा यूनिफाइड मास। अब इसके बाद की हम कल को पढ़ेंगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।